नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट के अंदर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार क्लास स्टार्ट हो गई है तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आवाज़ वगैरह कैसी है, फिर अपने शुरू करते हैं क्लास। आवाज़ वगैरह क्लियर होगी? आवाज़ कम है क्या? चलो भाई, ठीक है। आवाज़ वगैरह तो अपने एक बार कमेंट कमेंट करके बता दीजिए भी आवाज़ वगैरह कैसी है, क्लियर है तो फिर अपने शुरू करते हैं क्लासेस को। और आज अपने जो मॉडल पेपर देख रहे हैं रीट के, उसमें आज अपना एक और दो तो हो गया था, आज अपना 3 नंबर मॉडल पेपर। कितने नंबर मॉडल पेपर होगा आज अपना? 3 नंबर मॉडल पेपर। आज अपना मॉडल पेपर संख्या कितने हैं? 3 है भाई, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। और आवाज वगैरह क्लियर है तो आप कमेंट कर दीजिए भी। चलिए सभी एक बार क्लास को शेयर कीजिए, फिर अपने शुरू करेंगे। कृपया एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भी। फिर अपने शुरू करते हैं क्लास। चलिए अभी अपने शुरू करते हैं और आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अपने आज जो मॉडल पेपर संख्या 3 है रीट, और इसके अलावा राजस्थान की जो भी भर्तियां होने वाली है जिसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए आज अपने, चलिए आज की क्लास अपनी जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, आज का अपने टेस्ट संख्या नंबर 3 है, ठीक है। आवाज आवाज कम है क्या? तो पूनम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पूनम जी, थैंक यू जो आप क्लास में जुड़े। और आप भी एक बार शेयर कर दीजिए, फिर अपने शुरू करते हैं। तो चलिए भी, आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो सभी ने शेयर कर दिया होगा, आवाज वगैरह क्लियर है। और आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन ये रहा। और आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अपने 31 तक, आज 31 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर ये है कि राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर किस दुर्ग में आश्रय लिया था? तो बताइए भी जल्दी से आंसर, जल्दी से बताइए भी क्या आंसर होगा। कि राव मालदेव है, वो गिरी सुमेल का युद्ध होता है, उस युद्ध में शेरशाह सूरी से हार जाता है, और हारने के बाद राव मालदेव ने किस दुर्ग में शरण ली थी? बताइए जल्दी से, बताइए भी जल्दी से। गुड इवनिंग पूनम जी, स्वागत है आपका क्लास के अंदर। तो बताइए भी जल्दी से, राव मालदेव ने किस दुर्ग में शरण ली थी? और आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर होगी तो बताइए जल्दी से। राव मालदेव ने, पहले बात की जाए गिरी सुमेल युद्ध की, बात करते हैं अपने गिरी सुमेल युद्ध की। अपने दे रखा है कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेल युद्ध। गिरी सुमेल युद्ध, इतने अपने आप इसका आंसर बताना, इतने अपने चर्चा करते इसकी। गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1544 ईस्वी के अंदर। किस किस के मध्य हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था राव मालदेव, मालदेव राठौड़, और इसके सामने कौन सा? दिल्ली का सुल्तान शेर शाह सूरी। तो इसके सामने था आपके शेर शाह सूरी।
युद्ध होता है अपने गिरी सुमेल एक जगह पड़ती है जेतारण पाली के अंदर, वहां पर ये युद्ध होता है। और उस युद्ध के अंदर राव मालदेव की तरफ से जो इसके सेनापति लड़ने आए थे, सेनापति के नाम थे आपके जेता व कुंपा। सेनापति कौन थे राव मालदेव के? जेता प्लस में कुंपा। ये मालदेव के सेनापति थे, बड़े ही खतरनाक सेनापति थे और बड़ा ही खतरनाक आपके मालदेव राठौड़ भी था, क्योंकि मालदेव ने 52 युद्धों और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है राव मालदेव को। और इसी के दो बेहतरीन सेनापति थे। शेरशाह को लगा इस युद्ध में अपने हार जाएंगे तो कुछ कूटनीति से काम लिया जाए, और शेरशाह ने कूटनीति पूर्वक इन दोनों को मालदेव के समक्ष देशद्रोही साबित कर दिया। अब मालदेव अपनी सेना लेकर वापस चला गया। बच्चे कौन है? जेता और कुंपा। कौन बचते हैं? जेता और कुंपा। मात्र 12,000 की सेना, सामने शेरशाह सूरी की लगभग 60 से 70,000 की सेना थी। इनको लगा अपने ऊपर कलंक तो लग गया है, अब अगर वापस जाएंगे तो भी कलंक नहीं मिटने वाला, क्यों न इस युद्ध को जीतकर ही इस कलंक को मिटाया जाए। तो जेता और कुंपा 5 जनवरी 1544 को, युद्ध होना था 4 जनवरी को लेकिन नहीं हुआ, 5 जनवरी 1544 को भिड़ जाते हैं 60,000 की सेना लिए हुए जो शेरशाह सूरी आया था उससे। बड़ा भयंकर युद्ध होता है और युद्ध का माहौल दोपहर तक ये हो गया कि शेरशाह सूरी हारने वाला है, जिसके पास लगभग 50 से 60,000 की सेना है, और जीतने वाले कौन है? जेता और कुंपा, जिनके पास मात्र 12,000 की सेना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए शेरशाह ने युद्ध रुकवाया और उसने कहा भी मेरी नमाज का समय हो गया है, दोपहर के अंदर युद्ध रोका जाए, मेरी क्या हो गया है? नमाज का समय। और कहते हैं कि शेरशाह ने उस दिन शेरशाह ने अपने खुदा से मांगा कि हे खुदा, आज बचा ले, आज इस युद्ध में मुझे जीत दिला दे, इसके बाद में कभी मारवाड़ की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखूंगा। और इसी का नतीजा होता है कि शेरशाह का एक सेनापति था जलाल खां जलवानी, इसका सेनापति था आपके जलाल खां नाम का। वो नई सेना लेकर आ जाता है, लगभग 10-15 हजार की नई सेना आ जाती है। अब राठौड़ों का पलड़ा बहुत कमजोर हो चुका था, इधर ये थके हुए थे, पूरे दिन से युद्ध कर रहे थे, उधर नई सेना आ गई थी, और नई सेना के आने से अब जेता और कुंपा ये दोनों क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त। तो एक तरह से मालदेव की क्या हो जाती है? आपके हार। और जीतते ही शेरशाह सूरी ने कहा था कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, कि मारवाड़ का प्रदेश मिलता अगर जीतता हूं तो इसमें होता क्या है? मुट्ठी भर बाजरा ही होता है सूखे प्रदेश के अंदर, और इसके लिए मैं पूरी की पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, जेता कुंपा मार देते मुझे। तो इस युद्ध के बाद मालदेव जोधपुर चला गया। जब जोधपुर पर शेरशाह सूरी का अधिकार होता है, तब बताइए मालदेव कहां जाएगा? बताइए जल्दी से। राठौड़ों की शरण स्थली जिस दुर्ग को कहा जाता है, वो दुर्ग आपके शिवाणा का दुर्ग। तो मालदेव कहां चला जाता है? ऑप्शन नंबर सी, आपके शिवाणा के दुर्ग में चला जाता है। शरण कहां पर लेता है? शिवाणा के दुर्ग में। बात की जाए आपके कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो ये है राजसमंद के अंदर। कहां पर? आपके राजसमंद के अंदर। और इसे कहा जाता है मेवाड़ शासकों की शरण स्थली। आपके कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? मेवाड़ शासकों की शरण स्थली। चित्तौड़गढ़ तो मेवाड़ की राजधानी रह चुका है। और अपने शिवाणा दुर्ग। और बात की जाए शिवाणा दुर्ग की, कौन सा दुर्ग है अपने पास? शिवाणा का दुर्ग। शिवाणा दुर्ग। तो शिवाणा दुर्ग को कहा जाता है राठौड़ों की शरण स्थली। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली, जहां पर भी इनके संकट आएगा तो इसी दुर्ग में आकर शरण लेंगे। इस दुर्ग में कौन कौन आता है? इस दुर्ग में अपने राव मालदेव शरण लेता है। कौन लेता है? राव मालदेव ने इसी दुर्ग में शरण लेता है। इसी दुर्ग के अंदर राव चंद्रसेन भी शरण लेता है। कौन लेगा? आपके राव चंद्रसेन। चंद्रसेन जो आपके मालदेव का बेटा था, अकबर के खिलाफ लड़ता है, वो भी इसी दुर्ग में आपके क्या लेता है? शरण। बात की जाए शिवाणा दुर्ग की, शिवाणा दुर्ग की, तो इस दुर्ग का जो निर्माण है, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था आपके 10वीं शताब्दी के अंदर। कौन सी शताब्दी में? 10वीं
शताब्दी के अंदर इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था वीर नारायण पवार ने। वीर नारायण पवार द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया गया था, निर्माण। पवार एक तरह से आपके परमार भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ किताबों में आपको वीर नारायण परमार भी मिल सकता है। बात की जाए शिवाना दुर्ग की तो इसे अणखला दुर्ग भी कहा जाता है। अणखलो दुर्ग, अणखलो शिवाणो, अणखलो शिवाणा भी इसे कहा जाता है, अणखला शिवाणा भी इसको कहा जाता है। बात की जाए शिवाणा दुर्ग के अंदर तो यहाँ पर आपके दो साके होते हैं। दो क्या होते हैं, साके। साके क्या होते हैं, जिसमें जौहर और केसरिया होता है। जिसमें क्या होता है आपके जौहर और केसरिया। पहला जो साका हुआ था इसके अंदर वो होता है आपके 1308 ईस्वी के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है। कन्नड़ जे के रिश्तेदार यहाँ पर चाचा या भतीजा उनके हुआ करते थे आपके सातल देव, वो यहाँ के किले के प्रभारी हुआ करते थे। और उस समय 1308 में शिवाना का क्या हो जाता है, पहला शाखा। शिवाना का जो दूसरा शाखा होता है वो होता है 1589 ईस्वी में। यहाँ पर कल्ला रायमलोत है, इस शिवाना दुर्ग का क्या हुआ करता था आपके प्रभारी। सही चल रहा है ना। तो यहाँ पर कल्ला रायमलोत क्या था, इस दुर्ग का प्रभारी। और अकबर आक्रमण करता है 1589 में। उस समय यहाँ पर शिवाना का क्या होता है, दूसरा शाखा। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी शिवाना दुर्ग। ठीक है, ये लोग आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर रहा। 32, चलो क्वेश्चन नंबर 32 है भी। ठीक है, ये ठीक है। ये लो क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से गलीचा उद्योग किस शहर का प्रसिद्ध है, बताइए भी। विपेंद्र वर्मा, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग विपेंद्र जी, स्वागत आपका क्लास के अंदर। और आप तो सबसे पहले ही आ गए थे। ये तो बताइए विपेंद्र जी, आज का सवाल ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से गलीचा उद्योग किस शहर का प्रसिद्ध है। टोंक का, ये टोंक है भी आपके, टोंक, जयपुर, बाड़मेर या बीकानेर का। तो बताइए आपके गलीचा। हाय सर, हाय विपेंद्र जी, स्वागत आपका क्लास के अंदर है। पहले गुड इवनिंग और पहले गुड मॉर्निंग लिख दिया क्या, क्या लिख दिया मैंने याद नहीं। लेकिन चलो हाय सभी को, सभी से रिक्वेस्ट है करके एक बार क्लास को शेयर कीजिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए भी। कि निम्नलिखित में से गलीचा उद्योग किस शहर का प्रसिद्ध है। शहर दे रखा है आपके टोंक। शहर कौन सा दे रखा है, टोंक। एक आपके जयपुर, एक है बाड़मेर, एक है बीकानेर। यानी हस्तकला हैंडीक्राफ्ट से आपके क्वेश्चन है। तो बात की जाए गलीचा उद्योग की, कौन सा उद्योग है अपने पास है, गलीचा उद्योग। तो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से, मुख्यतः ये कहाँ का प्रसिद्ध, आपके जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। बात की जाए गलीचा अपने छोटे छोटे ऊन वगैरह से बनाए जाते हैं, ऊन और तागों से, छोटे तागों से। बात की जाए केदियों द्वारा गलीचे कहाँ बनाए जाते हैं, केदियों द्वारा गलीचे, केदियों द्वारा गलीचे कहाँ बनाए जाते हैं। तो वो आपके बीकानेर की जेलों में, बीकानेर की जेल है उसके अंदर आपके कैदियों के बनाए हुए गलीचे प्रसिद्ध है। तो इसमें आपके सीधे गलीचे पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी जयपुर आपके सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जयपुर आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अपनी बात करें कि गलीचे तो कहाँ के प्रसिद्ध हो गए, जयपुर और बीकानेर के। इस उत्तर का आपके जयपुर हो जाएगा। बात की जाए दरी, दरी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, बताइए भी। दरी उद्योग, दरी उद्योग कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है, दरी उद्योग। तो दरी उद्योग की बात की जाए तो ये अपनी एक तो लवाण दौसा के अंदर, लवाण जगह कहाँ पर पड़ती है, दौसा के अंदर, यहाँ का दरी उद्योग प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात की जाए दरी उद्योग की तो शालावास, शालावास ये कहां पर है जी, ये आपके जोधपुर के अंदर है। लवाण, दौसा, शालावास और टांकला नागौर का। टांकला, टांकला, टांकला कहां पर पड़ता है जी, ये आपके नागौर का प्रसिद्ध है। तो देखिए दरी उद्योग कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है,
लवाण दौसा का, सालावास जोधपुर का और टांकला नागौर का प्रसिद्ध है। बात कर ली जाए अपने खेसला उद्योग की, यानी खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है। खेसले, तो खेसले आपके प्रसिद्ध है लेटा गांव जालोर। कौन सा गांव है? लेटा गांव। और कहाँ पर है जी ये आपके जालोर के अंदर प्रसिद्ध है। लेटा गांव जालोर के आपके क्या प्रसिद्ध है? खेसले। ठीक है, तो ये अपने दरी और खेसले भी हो गए। अब चले आगे, चले भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट नंबर 35 नंबर क्वेश्चन हो गया क्या? 35 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता? कौन सा गीत है जो विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता? तो बताइए भाई जल्दी से, निम्न में से कौन सा गीत है जो आपके विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता? जो ब्याह के अवसर पर नहीं गाया जाता, जो शादी के अवसर पर नहीं गाया जाता। घोड़ी, पीपली, जल्ला या चाक बात? बताइए भी। बात की जाए अपने विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों की, तो इसमें अपने मुख्य रूप से गीत आएगा, एक तो बदावा, एक आएगा आपके बदावा के बाद में कौन सा आ जाएगा? अपने घोड़ी तो आएगी इसके अंदर, बदावा आ गया, इसके अलावा और ब्याह, ब्याह के गीत कौन से हो गए? हाँ, बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी, इसके अलावा और अपने जो जूही, जूहा जूही, जूहा जूही, इसके अलावा ब्याह का गीत कौन सा होता है? बताइए जल्दी से। और विवाह के गीत कौन कौन से हो सकते हैं अपने? क्या करते हैं विवाह के ऊपर? हल्दी लगाई जाती है तो आपके गीत लिख दो हल्दी। बंदोरी काटी जाती है तो गीत हो गया बिंदोरी। तो ये सभी गीत कहाँ के हैं? आपके विवाह के। वर निकासी की जाती है तो गीत हो गया वर निकासी। ये सभी गीत कौन से? अपने विवाह के। सगाई, वो भी विवाह का ही गीत है। अब इसमें अपने और कौन सा हो जाएगा? विवाह के अंदर घोड़ी आती है तो घोड़ी भी हो गया। जल्ला, तो इसमें अपने ऑप्शन तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, पीपली, पीपली विवाह का गीत नहीं है, ये एक क्या है? विरह गीत है। कैसा गीत है? आपके विरह गीत। किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है। कहाँ पर गाया जाता है जी? ये गाया जाता है मुख्य रूप से अपने शेखावाटी। कहाँ पर गाया जाता है? आपके शेखावाटी और मारवाड़ के अंदर, बीकानेर, शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है पीपली गीत। कैसा गीत है? विरह गीत है। नीतू वर्मा, नमस्ते। नमस्ते जी नीतू जी, स्वागत आपका भी क्लास के अंदर है। तो ये अपने विरह गीत है पीपली। कोमल पारिक, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग कोमल जी, स्वागत आपका भी क्लास के अंदर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से आंसर दीजिए आप लिए और जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, चलिए आगे। बात की जाए जल्ला गीत की, तो जल्ला गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है। बारात का डेरा देखने जाते समय, बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत आपके कौन सा? जल्ला। और महिलाएं कोई डेरा देखने नहीं जाती, वो वर की कमियां निकालने जाती है कि इसकी तो नाक टेढ़ी है, इसका तो कान बड़ा है, इसका तो मुंह छोटा है, इस प्रकार कमियां निकालने जाती है। और महिलाएं कमियां निकाल ही लेती है, चाहे कितना भी सुंदर आपके वर हो, उसमें सब में क्या निकाल देगी? कमियां निकाल ही देती है। और एक लड़के देखो, चाहे कितनी भी साधारण से साधारण लड़की हो उनके सामने, उसकी भी इतनी तारीफ करते, इतनी तारीफ करते, इतनी तारीफ करते कि लड़की को खुद को लगेगा कि वो ही तो कहीं मिस वर्ल्ड तो नहीं है। तो देख लो भी, सोच का फर्क है ना। लड़के तारीफ करते हैं, लड़कियां कमियां निकालती है। चले भी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 34 है। जोरडा गांव क्या हुआ विपेंद्र जी? रुक रुक के चल रहा है। नहीं भी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही चल रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहे हो जी आप तो। क्वेश्चन नंबर 34, गांव है कौन सा? जोरडा। कहां पर है? नागौर के अंदर है। गांव कौन सा है आपके? जोरडा, नागौर। किस संत की जन्मस्थली है? जोरडा गांव नागौर किस संत की जन्मस्थली है? किसकी जन्मस्थली है? बाबा हरिराम जी की, रामदेव जी की, बिग्गा जी की, या फिर आपके हड़बू जी की? खुशबू आ रही है कहीं से ताजे गुलाब जामुन की, शायद खिड़की खुली रह गई है सामने मकान की। वेरी गुड, क्या बात है।
पागल शायर, खुशबू आ रही है कहीं ताजे गुलाब जामुन की, शायद खिड़की खुली रहेगी सामने के मकान की। अब शायर भी आने लगे क्लास के अंदर। सचिन वर्मा, हेलो हेलो सचिन है ना, इधर इतना दूर मेरे को दिखाई नहीं। हाँ सचिन है भी। सचिन जी स्वागत है आपका भी क्लास के अंदर। ये सचिन जी ज्योग्राफी वाले हैं क्या? तो चलिए भी क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है कि कौन सा संत है जिसकी जन्मस्थली, जिसकी जन्मस्थली, ये आ गया क्या आपका आंसर? आ रहा है जोरडा गांव नागौर किसकी जन्मस्थली है? बाबा हरि राम जी की। इनका जन्म क्या हुआ है आपके जोरडा गांव नागौर के अंदर। बात की जाए आपके इनके मेले की, इनका जो मेला लगता है वो लगेगा आपके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी प्लस पंचमी को। इनका क्या लगता है मेला? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को। नीतू वर्मा ए, हाँ जी बिल्कुल गुड, आपका आंसर आ रहा है ए, बाबा हरि राम जी। और मेला कब लगेगा? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी, यानी 2 दिन का क्या लगता है मेला। ठीक है। और हरि राम जी अपने सांप काटे हुए का इलाज करते हैं हरि राम जी। इनके यहाँ पर मंत्रों द्वारा इलाज किया जाता है, जिसे मंत्रों का कांटा भी कहा जाता है। बात की जाए अपने रामदेव जी की, तो इनका जो जन्म होता है, इनका जन्म हुआ था कहां पर हुआ था? उड़ू काश्मीर, उड़ू काश्मीर के अंदर। उड़ू काश्मीर कहां पर है जी? ये है जी शिव तहसील के अंदर, शिव तहसील रविंदर सिंह बाटी। और बाड़मेर जिला, बाड़मेर जिला, शिव तहसील बाड़मेर जिले में अपने रामदेव जी का क्या होता है? जन्म होता है। हुआ कब था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब हुआ था? द्वितीया को। मेला कब लगता है रामदेव जी का? तो मेला इनका लगता है आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, एकादशी तक इनका क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है। पोकरण, हाजी पोकरण तो रामदेव जी ने बसाया था ना, पोकरण रामदेव जी ने बसाया था। इसके बाद में बात की जाए बिग्गा जी की, तो इनका संबंध आपके रीडी गांव, कौन सा गांव? रीडी गांव डूंगरगढ़ बीकानेर से इनका संबंध है। और बात की जाए हड़बू जी की, हड़बू जी का मेला कहां पर लगता है? हड़बू जी का जो मेला लगता है वो लगता है आपके वेंकटी गांव के अंदर। कौन सा गांव है? वेंकटी गांव फ्लोदी के अंदर इनका क्या लगता है? मेला। तो ये अपने सभी चारों के चारों ऑप्शनों को क्या हो गया? डिस्क्रिप्शन। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, पढ़ को मारना चाहोगे तो मार लियो, नहीं तो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लियो इतने दिन हम तो, इतने दिन हम तो मुझे के कर दिया। क्वेश्चन नंबर 35 आपके, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि टणको नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? टणको नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो बताइए भी किस अंग में पहना जाता है टणको नामक आभूषण? सचिन जी हाय। सचिन जी आप ज्योग्राफी वाले हो क्या? ये तो बता दो, कंफर्म तो कर दो भी। तो बताओ भी क्वेश्चन नंबर 35 से आपकी स्क्रीन पर रहा जी। हाँ आज मैंने बोला था इसलिए आप आ गए हो, थैंक यू सर। तो क्वेश्चन नंबर 35 बताइए भी, क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा कि टणको नामक आभूषण, टणको नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन आने लगे भी, जल्दी बताइए। बात की जाए सिर के आभूषण है आपकी, इसके अलावा गले का आभूषण, इसके अलावा हाथ का आभूषण, इसके अलावा पैर का आभूषण। तो जी से भाद्रा वेलकम वेलकम जी। आपके जो टणको नामक आभूषण है कहाँ पहना जाता है? पैर के अंदर पहना जाता है। बात की जाए पैर के और आभूषण, तो एक तो ध्यान रखना तेधड़, तेधड़, तेधड़ आभूषण ध्यान रखना किसका है? पैर का। एक का आप ध्यान रखना इसके अलावा नेवरी, तेधड़ और नेवरी ये आभूषण आप ध्यान रखना। बाकी तो आप पायल जानते ही हो, पायल बजेगी। और घुंघरू, घुंघरू वाली क्या होती है? रमझोल। तो ये अपने आभूषण हो गए। ठीक है। और सिर के तो क्या ही बताएं, अभी इतने आभूषण है। इसके अलावा पाजेब नेवरी नुपुर ये सभी किसके आभूषण है? पैर के। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 ये लीजिए भी मिलान, अच्छा मिलान करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। इधर एक तरफ आपके क्या दे रखी है? जनजातियां, एक तरफ क्या दे रखी है आपके? नृत्य। एक तरफ तो क्या है? जनजातियां, दूसरी तरफ क्या है?
नृत्य, इनको मिलाकर ये आपके क्या दे रखा है, कूट। और कूट के अनुसार आपको क्या देना है, ऑप्शन। कूट के अनुसार आपको क्या देना है, उत्तर सही बताना है। तो बताइए भी कौन सा उत्तर सही होगा इसका, कि भील जनजाति। अब इसको मिलाना है कि कौन सा मिलाना है ना, हाँ मिलाने वाला है, इसको मिलाना है। बताइए कि भील जनजाति का नृत्य कौन सा है, कंजर का कौन सा है, बताइए बताइए जल्दी बताइए। भील सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, उदयपुर के अंदर। कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में। कंजर कैसे कोटा। ग्रासिया कहाँ पाई जाती है, सिरोही के अंदर है। और कौन सी बच गई आपके, शहरिया शहर में नहीं रहती, कहाँ रहती है, बारा के अंदर है। ठीक है, तो बताइए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों में बढ़ोतरी। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पदों में भी बढ़ोतरी होगी क्या, अच्छी बात। अभी इधर आपके नृत्य दे रखे हैं, मादल, हाथीमना, शिकारी और चक्री। और उधर आपके जनजातियां दे रखी है। तो बताइए जल्दी से, रीटमेंस के नए बैच भी प्रारंभ हो चुके हैं, भी गुरुजी बोल रहे हैं। तो बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन नंबर है 36 का आंसर क्या होने वाला है। अरे बताओ जल्दी से, कहाँ गए नीतू जी, सचिन जी तो शायद चले गए, इसके अलावा विपेंद्र जी बताइए जल्दी से, आंसर क्या होने वाला है आपके क्वेश्चन नंबर है 36 का। जल्दी बताइए भी, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा। आंसर नहीं आ रहा है, चलो फिर अपने बात करते हैं कि भील, भील जनजाति का नृत्य कौन सा है। भीलों का नृत्य है आपके हाथी मना, यानी कि भील। एक ही सिद्ध में क्या आ जाएगा, दो। इसके अलावा अपनी बात की जाए कि कौन सी जनजाति है, सहरिया। तो सहरिया जनजाति का जो नृत्य है, अभी रीट के अंदर ही पूछा गया था, शिकारी नृत्य। कौन सा नृत्य, शिकारी नृत्य। बात की जाए अपने किसकी, ग्रासी कंजर की बात कर ली जाए, तो कंजर का जो नृत्य है वो कौन सा आपके, चक्री। कौन सा नृत्य है, चक्री और धाकड़। दो कंजरों के। और शहरिया का नृत्य क्या हो गया आपके, मादल। शहरियों का नृत्य क्या हो गया, मादल। तो इसमें आंसर देख लो आप, ए की सीध में क्या आना चाहिए, दो। और डी की सीध में क्या आना चाहिए, तीन। तो डी की सीध में तीन यहाँ पर है, और ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएगा। अब बात की जाए भीलों के नृत्यों की, किसके नृत्य देखने अपने, भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के नृत्य। तो भील जनजाति के नृत्य कौन सा है, एक तो आपके नेजा, प्लस में हाथी मना, नेजा, हाथी मना। और कौन सा नृत्य है भील जनजाति का, बताओ जल्दी जल्दी, आप भी बता दो कुछ। भील जनजाति के नृत्य नेजा, हाथी मना, घूमरा। इसके अलावा अपने कौन सा हो जाएगा, घूमरा। इसके अलावा युद्ध नृत्य भी भीलों का ही होता है। रमणी भी किनका नृत्य है, भीलों का। इसके अलावा अपना कौन सा हो जाएगा, रमणी। बात की जाए अपनी कंजर जनजाति की, तो कंजर के दो नृत्य है, एक तो आपके चक्री और दूसरा कौन सा है, धाकड़। चक्री और धाकड़। बात की जाए ग्रासियों की, ग्रासिया जनजाति के नृत्यों की, तो ध्यान रखना, एक तो मादल, एक आपके लूर। मादल और लूर इनके प्रमुख नृत्य है। और बात की जाए आपके शहरिया की, शहरिया, तो शहरियों का कौन सा है आपके, शिकारी। शहरियों का कौन सा है, शिकारी। बात कर ले अपने कालबेलियों की, कालबेलिया, कालबेलियों के नृत्य कौन से अपने, पनिहारी, पनिहारी। और कौन सा है, इंडोनी। इंडोनी तो जानती हो ना सभी, पनिहारी, इंडोनी, शंकरिया, शंकरिया और कालबेलिया। ये सभी नृत्य किनके आपके, कालबेलियों के। ठीक है, तो चले भी आगे, यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप थोड़ा इनका। लूर, कूद, मादल, गेर, ये सभी किनके हो गए, ग्रासियों के। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 37। इसका भी क्या करना, अच्छा इसमें बताना है आपको कौन सा पहले आएगा, कि राजस्थान, इसमें क्या दे रखा है अपने, राजस्थान में विभिन्न समय पर मनाए जाने वाले त्योहार है। ये चार त्योहार दे दिया आपको। अब बोला गया है कि पंचांग के अनुसार तिथि क्रम बताइए इनका। पंचांग के अनुसार क्या बताना है,
तिथि क्रम बताना है, यानी अपने जो विक्रमी संवत है, विक्रमी संवत वाला कैलेंडर है, उसके अनुसार आपको क्या बताना है, इसका सही कालक्रम बताना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा आपके बाद में आएगा। तो बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या आंसर होने वाला है। बात की जाए करवा चौथ की, बात किसकी की जाए, आपके करवा चौथ की। तो करवा चौथ कब मनाया जाता है, आपके कार्तिक माह की, कार्तिक माह की, आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को अपने कौन सा त्योहार मनाया जाता है, करवा चौथ का। इसके अलावा अपने अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, वैशाख माह के अंदर, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को। जन्माष्टमी कब बनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और बच्छ बारस कब मनाई जाती है, आपके भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को क्या मनाई जाती है, बच्छ बारस। अब इनको मिला लो अपने विक्रमी कैलेंडर के अनुसार से, कौन सा महीना पहले आएगा, कौन सा त्योहार पहले आएगा। तो इसमें नंबर 1 पर अपने आ जाएगा, सबसे पहले आएगा वैशाख, ठीक है। नंबर 2 पर अपने आता है फिर भाद्रपद, और भाद्रपद में भी क्या आएगी, जन्माष्टमी। नंबर 3 पर बच्छ बारस, और नंबर 4 पर क्या जाएगा अपने, करवा चौथ। तो क्या हो जाएगा, बी सी डी ए, बी सी डी ए, ऐसा कोई है क्या, बी सी डी ए, बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर ए आपका एक बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो गई, प्रमुख रूप से त्योहार, त्योहारों का क्वेश्चन अपने बिल्कुल सही हो गया। कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है वो भी अपने देख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 हो गया आपके। और बात की जाए अपने कौन सा त्योहार की, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अपने श्रावण माह की पूर्णिमा को, श्रावण माह की पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है, आपके रक्षाबंधन। बात की जाए अपने छोटी तीज कब मनाई जाती है, छोटी तीज, जिससे त्योहारों की क्या होती है शुरुआत। तो ये श्रावण माह के श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या मनाई जाती है, छोटी तीज। बड़ी तीज कब मनाई जाती है भाई, बड़ी तीज आ जाएगी आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और गणगौर कब मनाई जाती है, गणगौर कब मनाई जाती है। तो ये आपके आ जाएगा चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या मनाई जाती है, गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से और समापन कहां से होता है, आपके गणगौर से, ठीक है। तो चले भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि जसनाथ जी का मेला, संत हुए अपने जसनाथ जी का मेला नहीं बरता, कब नहीं बरता, ये इसने पूछा है कि जसनाथ जी का मेला कब नहीं बरता है। चैत्र शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी को, या भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, या माघ शुक्ल सप्तमी को। तो बताइए, मतलब साल में 3 बार तो भरेगा जसनाथ जी। और जसनाथ जी का जो संबंध है वो आपके कतरियासर, कतरियासर गांव बीकानेर से इनका क्या है, आपके संबंध है। कितने नियम दिए थे इन्होंने, इन्होंने आपके जो नियम दिए थे वो दिए थे 36 नियम। जसनाथी संप्रदाय चलाते हैं और 36 नियम इन्होंने दिए थे। तो बताइए भी जल्दी से, इसका आंसर क्या होने वाला है, बताइए भी क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होने वाला है। जसनाथ जी का मेला कब नहीं बरता, तो ध्यान रखना जसनाथ जी का मेला साल में 3 बार बरता है, चैत्र माह में यानी चैत के महीने में, आसोज के महीने में, और माघ के महीने में। तो चैत्र शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और आश्विन शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरेगा। कब नहीं भरेगा, तो भाद्रपद महीने के अंदर इनका मेला नहीं भरता। तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए भी नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 40, ये 38 के बाद में 39 कहाँ गया, अभी सीधे 40 आ गया, उसके बाद में 41, मतलब एक क्वेश्चन खा गए अपने कहीं ना कहीं। चलो कोई ना, क्वेश्चन नंबर 40 है जो आपके, ये बताओ भी, करौली, धौलपुर, भरतपुर,
करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, गंगापुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में लोकप्रिय है। क्या लोकप्रिय है यहाँ पर? चारबेत, तमाशा, रम्मत या नौटंकी। तो बताइए भी क्या चीज यहाँ पर लोकप्रिय है? चारबेत, तमा, अरे क्या हो गया इसमें? तसा, ऐसे ब्लर कैसे हो रहा है? सही हो गया क्या? चलो ठीक है, हाँ सही तो हो गया। तो बताइए भी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40 का आपके आंसर आना चाहिए जल्दी से। कौन सा प्रसिद्ध इस क्षेत्र के अंदर क्या मनाया जाता है, क्या लोकप्रिय है? बताइए बताइए भी जल्दी से बताइए। बताइए भी आपके आंसर नहीं आ रहे, तो जल्दी बताइए। तो बात की जाए अपने धौलपुर, करौली, भरतपुर, अलवर और गंगापुर, इसके अलावा सवाई माधोपुर की, तो यहाँ पर क्या मनाया जाता है? कौन सा आएगा आपके यहाँ पर? जो प्रसिद्ध है वो क्या है? नौटंकी। कौन सा लोकनाट्य प्रसिद्ध है? नौटंकी का लोकनाट्य प्रसिद्ध है यहाँ पर आपके। नौटंकी का लोकनाट्य प्रसिद्ध है। नौटंकी आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात की जाए नौटंकी के अंदर, तो इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है नौटंकी के अंदर। चारबेत कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपके टोंक की। चारबेत कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। तमाशा आपके जयपुर का स्वाई प्रताप सिंह के शुरू होती है। और रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपके बीकानेर की। क्या प्रसिद्ध है? रम्मत। बीकानेर की क्या प्रसिद्ध? आपके रम्मत प्रसिद्ध है। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा। चले भी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर ये रहा भी, ठीक हो? ये लो क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार आपके मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है। किससे है भी मांगीलाल मिस्त्री का संबंध? कठपुतली से, फड़ से, कावड़ से या मीनाकारी से? तो बताइए भी किससे है मांगीलाल जी मिस्त्री का संबंध? किससे है? कठपुतली से, फड़ से, कावड़ से या मीनाकारी से? क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो इसका आंसर जल्दी दीजिए भाई। बात की जाए कठपुतली, तो कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अपने बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की आपके क्या है? कठपुतली उद्योग प्रसिद्ध है। अरडू के लकड़ी की बनती है। किसकी बनती है? आपके अरडू की लकड़ी की। इसके बाद में फड़ बात की जाए, तो ये अपने शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा की आपके क्या है? फड़ प्रसिद्ध है। और यहाँ का जो जोशी परिवार है वो फड़ बनाने के लिए, फड़ निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। बात की जाए कावड़ की, तो ये कावड़ भी अपने दक्षिणी राजस्थान यानी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ की। और इसी के प्रसिद्ध कलाकार कौन? आपके मांगीलाल मिस्त्री। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मांगीलाल मिस्त्री। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके। और बात की जाए मीनाकारी की, तो मीनाकारी आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध क्या आपके? मीनाकारी। जयपुर की क्या प्रसिद्ध आपके? मीनाकारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41 हिसाब से आ गया ना, 41 दो पर आ गया कि भारतीय संविधान के भाग 9 में नगरीय स्थानीय से संबंधित प्रावधान के अंतर्गत असुमेलित यानी गलत विकल्प का अपने को क्या करना है? चयन करना है। तो पॉलिटी का क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन किसका है? पॉलिटी का। यानी आपके यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, इसके अलावा जो नीतियां वगैरह है, करंट अफेयर, सब के क्वेश्चन में आते हैं। तो बताइए भी क्वेश्चन नंबर 41 ने, और 41 का आपको क्या बताना है? आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए भी जल्दी से
कि भारतीय संविधान के भाग 9 के अंदर जो नगरीय स्थानीय से संबंधित ये नीचे कथन दिए हुए, इसमें से कौन सा गलत है, इसमें से कौन सा गलत है, बताइए जल्दी से। आपके ऑप्शन नंबर 1 है कि अनुच्छेद 43 द के अंदर आपके नगर पालिकाओं की संरचना दी गई है, तो ये सही है या गलत है, इसमें असुमेलित यानी गलत बताना है ना, बताइए भी। और ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 नए में नगर पालिकाओं की अवधि, अनुच्छेद 243 है मैं के अंदर वित्त आयोग, और अनुच्छेद 243 से यानी कि आपके जेड ई, ये क्या आपके जेड ई है भी, ठीक है, जेड ई के अंदर महानगर योजना के लिए समिति। तो बताइए भी आपके इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके बी, इसके अंदर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अनुच्छेद जो 243 है, 43 से न है, इसके अंदर क्या नहीं दिया हुआ अपने, नगर पालिकाओं की अवधि न देकर, और उसके अंदर अपने स्थानों के आरक्षण से संबंधित बातें की गई है। किससे बातें की गई है, स्थानों के आरक्षण से, ये आपने, ठीक है। नगर पालिकाओं की अवधि का उल्लेख, नगर पालिकाओं की जो अवधि का उल्लेख है ये तो अपने अनुच्छेद 243 पै में मिलता है, जबकि अनुच्छेद 243 नए में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, आरक्षण का प्रावधान है। बात की जाए नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 243 द में, जबकि वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 में मिलता है, और नगर महानगर योजना का आपके जो समिति का उल्लेख है, प्रावधान है, वो अनुच्छेद 243 से जेड ई में मिलता है, ठीक है। तो ये अपने पूरा का पूरा इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन था आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 42, ये आपके, अच्छा वो खेलों वाला आ गया क्या, कि हाल ही में आयोजित 36वें राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक आपके, स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। इससे संबंधित नहीं, चलो बता देंगे, इससे संबंधित आपके विवान कपूर, कविता सिहाग, मुकेश चौधरी या यमनदीप शर्मा। तो बताइए इसका क्या होने वाला है। बताइए भी जल्दी से बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा, कि अपने जो 36वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है, कौन से 36वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है, इसमें राजस्थान का जो स्थान रहा है, राजस्थान का स्थान कौन सा रहा इसके अंदर आपके 20वां, राजस्थान का स्थान कौन सा रहा आपके, किधर तो रहे, राजस्थान का स्थान रहा आपके 20वां, राजस्थान का स्थान कौन सा रहा इसके अंदर 20वां स्थान रहा है राजस्थान का। और बात की जाए इसके अंदर मेजबानी किसने की थी, तो गुजरात ने, और इसके अंदर राजस्थान ने टोटल जो 3 तो स्वर्ण जीते हैं, स्वर्ण पदक, इसके अलावा 3 रजत पदक है, और 24 इसके पास क्या है, कांस्य पदक। राजस्थान ने टोटल, राजस्थान की बात की जाए अपने राजस्थान की, तो 3 तो क्या है, स्वर्ण पदक गोल्डन, 3 ही क्या है अपने पास रजत यानी चांदी वाले, और 24 क्या है अपने पास कांस्य यानी ब्रोंज पदक। इसके साथ राजस्थान टोटल कितने जीत चुका है, 30 पदक जीते हैं। और इसमें जो स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है वहां के कविता सिहाग, स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है, कविता सिहाग। इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान का टोटल कौन सा स्थान रहा था, 20वां, मेजबानी किसने की थी, गुजरात ने, ठीक है। चले भी नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया आपके। ये लो क्वेश्चन नंबर है 43, चिंकारा किस जिले का वन्य शुभंकर है। तो चिंकारा के बारे में पूछ रखा है, चिंकारा किसका शुभंकर है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बताइए बताइए भी चिंकारा किसका शुभंकर है, जल्दी आना चाहिए आपके जवाब। चिंकारा किस जिले का शुभंकर है, बताइए बताइए जल्दी से, चिंकारा
किसका शुभंकर है? चिंकारा एक एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव है। बात की जाए चिंकारे की तो ये क्या है आपके एंटीलोप यानी एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव, प्रजाति का आपके मुख्य जीव है, मुख्य जीव है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका क्या आपके वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम वो क्या है आपके गजेला, 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 गजेला इसका क्या है आपके वैज्ञानिक नाम है। और ये अपने राजस्थान का क्या है राज्य पशु, राज्य पशु क्या है चिंकारा। कब घोषित कर दिया गया था? 1981 में, 1981 में चिंकारे को राज्य पशु घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो बताइए किस जिले का शुभंकर है चिंकारा? बताइए जल्दी से किस जिले का शुभंकर है चिंकारा? अपने पड़ोसी ही है श्री गंगानगर का। किसका है? श्री गंगानगर का अपने क्या है आपके शुभंकर क्या है गजेला, गजेला यानी चिंकारा। चले भी क्वेश्चन नंबर आपके 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सी श्री गंगानगर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 44, अच्छा टेक्नोलॉजी वाला आ गया क्या कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी सीपेट विस्तार केंद्र कहाँ अवस्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विस्तार केंद्र कहाँ अवस्थित है? बताइए जल्दी से। आंसर आपके जयपुर, जोधपुर, धौलपुर और बीकानेर। बताइए तो कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी जल्दी आपके आंसर आने चाहिए, बताइए भी जल्दी से। कहाँ पर है आपकी सीपेट? सीपेट कहाँ पर है भी बताइए जल्दी से। आपके आंसर नहीं आ रहे भी। सीपेट जो है ये अपने जयपुर के अंदर है। कहाँ पर आपने? दुर्गापुरा, दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। और इसकी जो स्थापना होती है वो होती है वर्ष 2006 में। इसकी क्या होती है स्थापना? वर्ष 2006 में इसकी क्या होती है अपनी स्थापना। ये भारत सरकार और अपने राज्य सरकार दोनों की संयुक्त प्रकार से मिली जुली एक भागीदारी है इसके अंदर, दोनों की संयुक्त भागीदारी है। ठीक है, तो चलिए भी आगे नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, ये लो सुमेलित युगम का चयन कीजिए। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है, बाकी सब इसने क्या दे रखे आपके गलत है। एक जो सही है वही अपने से पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है कि शाही जामा मस्जिद कहाँ पर है आपके? 12 के अंदर। कहाँ पर बता रहा है ये? 12 के अंदर। ये अपने 12 नहीं है, क्या है आपके 12। तो शाही जामा मस्जिद कहाँ बता रहा है ये आपके? 12 के अंदर। ठीक है, ठीक है ये हो गया अपने। चलो ठीक है, सही। शाही जामा मस्जिद कहाँ पर है? 12 के अंदर है। तो दूसरा क्या बताया? रानी सती का मंदिर जालोर के अंदर, तन्नोट माता बाड़मेर में, और मलिक साहेब पीर की दरगाह बूंदी के अंदर बता रहा है। तो बताइए भी जल्दी से। इसका जो आंसर होने वाला है वो आपके शाही जामा मस्जिद कहाँ पर है? 12 जिले के अंदर। शाही जामा मस्जिद कहाँ पर आपके? 12 जिले के अंदर। शाही जामा मस्जिद कहाँ पर है? 12 जिले के अंदर। बिल्कुल सही है, अपने से सही पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये तीनों गलत है, यानी रानी सती का जो मंदिर है, रानी सती का मंदिर कहाँ पर है? अपने झुंझुनू के अंदर। आपके कहाँ पर है? झुंझुनू में रानी सती का मंदिर है। इसके अलावा तन्नोट माता का मंदिर कहाँ पर है? तन्नोट माता का जो मंदिर है वो आपके जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर। आपके जैसलमेर में तन्नोट माता का मंदिर है। बात की जाए मलिक साहेब पीर की दरगाह है या मस्जिद, ये आपके जालोर दुर्ग के अंदर। किस दुर्ग के अंदर है? जालोर दुर्ग के अंदर है। तो जालोर के अंदर तो मलिक साहेब पीर की होगी। इसके अलावा जालोर के अंदर क्या है? जी जालोर के अंदर तो अपने जालोर दुर्ग है। यहाँ पर परमार कालीन, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है जी? जालोर दुर्ग के अंदर है। बाड़मेर में क्या है जी? बाड़मेर में तो आपके क्या है? बाड़मेर में क्या है बताओ जल्दी से, क्या मिलेगा बाड़मेर में? बाड़मेर में अपने रामदेव जी का क्या है? मंदिर है। बाड़मेर में क्या है? रामदेव जी का मंदिर है। और तो क्या ही मिलेगा बाड़मेर में?
तो बाड़मेर में आपके रामदेव जी से संबंधित हो गया। और बात की जाए बूंदी के अंदर, तो बूंदी में दुर्ग है कौन सा, तारागढ़ दुर्ग। बूंदी में कौन सा दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग, जिसकी आकृति भी कैसी है, तारे के समान। तो चले भी आगे, इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जामा मस्जिद कहाँ पर है, बारा के अंदर। और 12 में आपके दुर्ग है शेरगढ़। 12 में क्या आपके दुर्ग है, शेरगढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, पंचभद्रा यानी बाड़मेर में स्थापित रिफाइनरी परियोजना में HPCL हिंदुस्तान में, आगे PCL का मतलब क्या होगा, जो भी हो, हिंदुस्तान बता देंगे। HPCL और राजस्थान सरकार की भागीदारी कितनी है, 74:26 या इसके अलावा 50:50, 26:74 या 60:40। तो बताइए जल्दी से, HPCL और राजस्थान की भागीदारी कितनी है पंचभद्रा के अंदर, जो अपनी रिफाइनरी लगा रखी है वहां पर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, ये क्या, HPCL। HPCL की फुल फॉर्म क्या है अपने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, ये अपने इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर एक इकाई लगाई है पंचभद्रा के अंदर, और वहां पर राजस्थान और भारत सरकार दोनों का जो आपके अनुपात रहने वाला है, वो आपके भारत सरकार का तो कितना है 74%, राजस्थान का कितना है आपके 26%, राजस्थान का कितना है 26। तो 74:26 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 आपके 26 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है। तो चले भी नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपके पंचभद्रा वाले का ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से सीमेंट उत्पादन, 3 दिन हो गए अपने, तीनों ही पेपर आ रहा है, तीनों में प्रश्न आ रहा है, और रीट में भी आया था ऐसा प्रश्न, यहाँ पर भी आ गया, मतलब आगे कोई एग्जाम में जरूर छपेगा ये क्वेश्चन, तो आपके जरूर छपेगा भी ये तो क्वेश्चन आपके। सीमेंट उत्पादन वाले जिले पूछ रहा है अपने से, चित्तौड़गढ़, नागौर, सिरोही, कोटा। अच्छा, अपने सीमेंट की बात की जाए तो ये दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा पाई जाती है, जहां पर पहाड़ पाए जाएंगे, तो इनको काट दो। अपने गंगानगर कट गया, इसके अलावा अजमेर कट गया, और इसके अलावा अपने जालोर, चित्तौड़गढ़ आना जरूरी है, काटो तब भी ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ आना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ये भी कट गया। कौन सा हो गया आपके सीमेंट उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल सही, चित्तौड़गढ़, नागौर, सिरोही और कोटा। और बात की जाए बूंदी की राजस्थान के अंदर शुरुआत कब, सॉरी आपके सीमेंट उद्योग की राजस्थान में शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो लाखेरी के अंदर। लाखेरी कहाँ पर है जी, ये बूंदी के अंदर है। और कब शुरुआत की गई थी, तो आपके सीमेंट उद्योग की जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत हुई थी अपने 1915 में, और उत्पादन कब हुआ था, उत्पादन वो आपके 1917 के अंदर, जो अपने फर्स्ट क्लास में पूरी की पूरी इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल सही, चित्तौड़गढ़, नागौर, सिरोही और कोटा। ठीक है, चित्तौड़गढ़, नागौर, सिरोही और कोटा जो आपके सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चले भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का संबंध किससे है। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, यूनिफॉर्म यानी ड्रेस मिलनी चाहिए, बच्चों को कपड़े बांटे जाए, यूनिफॉर्म बांटी जाए। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 29 नवंबर, यानी 2/9/11/22। इसका शुभारंभ कब होता है, 2/9/11/2022 को इसका क्या होता है, शुभारंभ हुआ था। 29 नवंबर 2022 को इसका क्या हुआ था, शुभारंभ। इसमें कितनी जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे जी, दो अपने क्या बोल सकते हैं इसको, 2 जोड़ी बोलते अपने, 2 जोड़ी अपने क्या दिए जाते हैं, ड्रेस दी जाती है बच्चों को। तो कितनी कक्षा तक आपसे पूछा है, कौन सी कक्षा को दी जाएगी, तो छोटे बच्चों को दी जानी चाहिए, यानी कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक का 2 सेट लेके जाओ, एक मेनली हो जाए तो उसको दो, दूसरे दिन वो दूसरी पहन के आओ, आपको बिना ड्रेस के नहीं आना है। किन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी। उस समय कौन थे, अपने अशोक गहलोत। 29 नवंबर 2022 की इसकी क्या होती है, शुरुआत है। 2/9/11/22 2/9/11/22 को इसकी क्या हो जाती है, शुरुआत।
2 जोड़ी कपड़े कक्षा 1 से 8 तक। चले भी आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 49, पीएम श्री योजना के संदर्भ में सत्य कथन है। ये पूछ रहा है भी पीएम श्री जो योजना है इसके संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, बताइए जल्दी से, आप बताइए पहले से। पीएम श्री योजना के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, कौन सा कथन सही है, गलत कौन सा है, वो पूछ रहा है। इसमें तो तुक्का मारोगे तो ही सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में आप तुक्का ही लगाते हो। वो छोटी कक्षा वाली बात है कि जिसमें उपयुक्त सभी देखे वो तो उपयुक्त सभी करो अपने सबसे पहले। तो इसमें क्या दे रखा है कि इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2022 से हुई थी। बिल्कुल सही है जी, इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2022 से होती है। इसमें कहा गया कि जो पुराने स्कूल है उसको अपग्रेड किया जाएगा, नए बनाया जाएगा, ये भी बात सही है इसकी। और इसमें कहा गया कि अपने 14,500 स्कूल अपडेट किए जाएंगे, अपग्रेड किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। यानी तीनों कथन सही है, तो क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, तो तीनों के तीनों कथन देख लेना, किसी भी एग्जाम में आ जाएंगे आपके। चले भी आगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद में अपने नेक्स्ट चले तो क्वेश्चन नंबर है, अरे ये क्या कह रहे 50, व्रत स्वरूप संदर्भ में असंगत है। असंगत मतलब गलत बताना इसमें से, तो गलत बताना है इसमें से। तो बताइए जल्दी से क्या होगा जी गलत। आपकी एक तरफ क्या दे रखी है, शॉर्ट फॉर्म, सामने क्या दे रखी है, फुल फॉर्म। तो बताइए कौन सा इसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या बताइए, आंसर बताइए। पहला है RSOS, इसकी फुल फॉर्म क्या दे रखी है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ये बिल्कुल सही है क्या। इसने क्या पूछ रखा है, गलत पूछ रखा है, तो बिल्कुल सही है जी, ये तो अपने क्या है, बिल्कुल सही है। तो दूसरी है RSTB, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये गलत है भी अपने। ये 2 नंबर वाली क्या आपके गलत है। इसका क्या होगा, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, आगे क्या लगेगा, बोर्ड लगेगा इसके आगे। असंगत में तो ये राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है, ये आपकी गलत हो जाएगी जी, ठीक है। और फिर आपके नंबर 3 पर स्टेट इंटरवल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, और 4 और 5 और देख रखिए भी आपके, देख लो इसमें से कौन सा हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन नंबर 4 डी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसने गलत पूछ रखी है, 2 और 4 आपके क्या है, गलत। 2 और 4 क्या है, गलत है, ठीक है। असंगति पूछा ना इसने, ठीक है, असंगत पूछा है। तो ये लो इसकी फुल फॉर्म आ गई आपके, देख सकते हो यहाँ से आप, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है, स्टेट इंटरव्यू फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसकी क्या है अपने, इसकी राजस्थान इंटरफेक्ट फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। अभी आपके इसकी फुल फॉर्म दे दी, आप देख लेना इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो ये सब की फुल फॉर्म आपके याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन इनपुट होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कोविड याद है क्या सबको, ऐसे बच्चे कौन कौन है जो कोविड में पास हुए थे बिना पढ़े। कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि, कोविड-19 कोविड-19 लॉकडाउन की जो अवधि थी, इसमें जो शिक्षा वाणी कार्यक्रम चलाया गया था, इसके तहत रेडियो पर कितने समय के लिए प्रतिदिन अध्ययन सामग्री प्रसारित की जाती थी, बताइए जल्दी से। कितने दिन अपने रेडियो के ऊपर क्लास लगती थी, बताओ जल्दी से। इसमें कक्षा 1 और 2 के लिए तो अपने मीना की कहानी, कक्षा 1 और 2 के लिए क्या लगती थी, कक्षा ये जो अपने चला था इसमें कक्षा 1 व 2, कक्षा 1 व 2 के लिए तो क्या लगती थी आपके, मीना की कहानी, यानी कहानी आया करती थी। फिर अपने कक्षा 3 से 12, कक्षा 3 से 12 तक अपने क्या लगती थी, क्लासेस लगती थी। और कितने टाइम शुरू हो जाती थी, ये अपने शुरू हो जाती थी 11 बजे। 11 बजे से कितने टाइम तक है, 11:55 तक, यानी कितने मिनट लगी आपके,
55 मिनट आपकी क्या लगती थी रेडियो के ऊपर क्लास है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, 55 मिनट। ठीक है, तो किसी ने ध्यान दिया है कि कोविड के अंदर अपनी 55 मिनट रेडियो के ऊपर क्लास लगती थी, जो दैनिक रेडियो था उसके अंदर अपनी क्लास लगती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, यानी कि जो बच्चे को अपने स्कूल के अंदर लेने का शुल्क लेता है, तो उसके लिए क्या दंड है, उसको क्या दंड दिया जाएगा कि लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना, इसमें का 20 गुना, इसमें का 30 गुना, इसमें का 40 गुना। तो बताइए भी कितना शुल्क, कितना दंड लगेगा, उसका कितना जुर्माना लगेगा। इतना सरल सा क्वेश्चन, आप जल्दी से बता सकते हैं इसका कितना लगेगा शुल्क, कितना लगता था आपके जुर्माने के रूप में। तो ये लगता था आपने 10 गुना की, जो आपने फीस ली है कैंडिडेट से उसका कितने गुना लगेगा, 10 गुना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके यानी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भी। ठीक है, 10 गुना इसके फीस लगती थी जुर्माने के रूप में। आरटी 2009 का प्रावधान है ये। आरटी 2009 की धारा ध्यान रखना 13, धारा 13 के अंदर क्या है, प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति की फीस और अनुवीक्षक प्रक्रिया का न होना। जो प्रवेश देंगे उसके अंदर कोई भी आपकी फीस नहीं लगेगी, कोई भी आपके अनुवीक्षक प्रक्रिया नहीं लगेगी। किस धारा के अंदर है, आरटीई 2009 की धारा 13 के अंदर ये बात कही गई है। अगर इसके अंदर कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके ऊपर कितने गुना लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुना उसके ऊपर क्या लगेगा, अपने दंड के रूप में लगेगा। 10 गुना उसके ऊपर क्या लग जाएगा, चार्ज। यानी 1 रुपया लेता है तो कितने रुपए उसके ऊपर दंड के रूप में आ जाएंगे, 10 रुपए उसके चार्ज लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। तो चले भी नेक्स्ट तरफ। ये आपके क्वेश्चन नंबर है 53, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, ध्यान रखना आरटीई है ये। अपने सेंटर के अंदर तो लागू होता है 2010 के अंदर, केंद्र में कब हो गया था, 2010 में। राज्य में अपने 2011 में इसमें संशोधन के साथ लागू हुआ था ये। तो इसमें 2011 दे रखा है। 2011 के किस भाग में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है, बताइए तो किस भाग में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है। भाग 3, 2, 9 या 4, बताइए जल्दी से किस भाग में उल्लेख मिलेगा अपने विद्यालय प्रबंधन समिति का। इसका जो उल्लेख मिलता है अपने भाग 2 के अंदर, किसमें मिलेगा, भाग 2 के अंदर। पूरे देश में कब लागू हो जाता है ये केंद्र के अंदर, 2010 में। 2009 का कानून था, 2010 में लागू होता है। राज्य में अपने राजस्थान के अंदर संशोधन के साथ शुरू हुआ था 2011 के अंदर। ठीक है, अप्रैल 2011, और देश के अंदर अप्रैल 2010 है। तो इसके भाग 2 के अंदर अपने विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख मिलता है। ये अपने भाग 2 दे रखा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति, भाग 2 में क्या था, विद्यालय प्रबंधन समिति। इसके अलावा अपने एक नियम दिया गया था कि नियम नंबर 3 विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना और कृत्य। नियम नंबर 4 में था अपने विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति। और नियम नंबर 5 क्या था, विद्यालय विकास योजना तैयार करना। तो ये भी आप ध्यान कर लेना भी, ये भी आप क्या कर लोगे ध्यान, यहाँ से भी आपके सीधा सीधा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चले भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लोग क्वेश्चन नंबर है 54 आपके, आरटीई 2009 वाला ये। आरटीई के अंतर्गत निःशुल्क सीट पर आवेदन के लिए बालकों की पात्रता शर्त के संदर्भ में सत्य कथन है। भी कौन पात्र है, कौन एलिजिबल है, इसके लिए अपने सत्य कथन पूछा है। इन्होंने क्या पूछा है आपके लिए, सत्य कथन की कौन सा बालक पात्र है और कौन सा पात्र नहीं है। तो पहला दे रखा है कि बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र में निवास करने वाला होना चाहिए। गैर सरकारी, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। दूसरा है कि बालक दुर्बल वर्ग का, ये अपने सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए, ये भी सही है। और एंट्री क्लास में प्रवेश हेतु आयु इसमें दी थी अपने 5 साल से 7 साल तक। आयु कितनी थी,
5 से 7 साल तक, तो इसकी आयु सीमा 5 से 7 साल होनी चाहिए, बिल्कुल सही। यानी इसका अपने आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी ऑप्शन नंबर अपने बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चले अपने। अच्छा, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा क्या, और डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं था कि इसके बारे में, तो नॉर्मल अपने ध्यान रखना भी। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना इसमें चारों चारों कथन है, तो कथन सही है अपने। नेक्स्ट चले अपने, फिर शिक्षा नीति से आ गया अपने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में किस एक नए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की गई। एक नया आंकलन केंद्र बनाया गया था, किस नाम से बनाया गया, ये नाम पूछ रहा है आपसे कि किस नाम से बनाया गया था, बताइए जल्दी से, किस नाम से बनाया गया था। RISE या परख या निपुण या दृष्टि, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बताइए जल्दी से, कितने नंबर ऑप्शन होगा आपका, तो बताइए 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 जल्दी से बताइए भाई, कितने नंबर ऑप्शन होगा। तो इसका हो जाएगा आपके परख, एक समिति आपके क्या बनाया गया था, परख के रूप में इसको डेवलपमेंट किया गया था। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 है, इसकी छात्रों के मूल्यांकन के लिए अपने जो एक आंकलन केंद्र किया गया था, इसका नाम क्या था आपके, परख, ये दे रखा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति और मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख, PARAKH, परख, परख नाम का अपने को ये एक इसका निकाय बना दिया गया। एक सेकंड रुकिए, ठीक, परख नामक एक नया राष्ट्रीय आंकलन केंद्र, नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये अपने परख हो जाएगा इसका आंसर। चले भी नेक्स्ट, कि देश का पहला स्वचालित रोपवे कहाँ स्थापित किया जा रहा है या कहाँ स्थापित हो रहा है। देश का पहला स्वचालित रोपवे, देश का पहला स्वचालित रोपवे। रोपवे क्या होता है कि दो पहाड़ियों के बीच में, अब दूरी को कम करना है तो दोनों पहाड़ियों के बीच में क्या बांध दो, डोरी, और उनसे बाल्टी लटका दो, उस बाल्टी में बैठा हुआ आदमी को इधर से इधर ले जाओ, वो क्या कहलाता है आपके रोपवे, वो क्या कहलाता है आपके रोपवे। तो बताइए रोपवे, देश का पहला रोपवे कहां पर स्थापित किया जा रहा है, जयपुर के अंदर। कहां पर है, जयपुर के अंदर। आपके जो मंदिर है जयपुर के अंदर, एक तो वैष्णो माता का मंदिर है, एक बालाजी का मंदिर है। जयपुर के अंदर क्या है अपने, वैष्णो माता का मंदिर, वैष्णो माता मंदिर, और इसको जोड़ दिया जाएगा अपने रोपवे के माध्यम से, किससे, अपने बालाजी का मंदिर है, बालाजी मंदिर से, बालाजी मंदिर से इसको जोड़ दिया जाएगा। तो ध्यान रखना भी, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, अन्नपूर्णा माता का वैष्णो मंदिर, उससे इसको जोड़ेंगे और उससे अपने इसको जोड़कर आगे बालाजी के जो खोले वाले बालाजी है उनसे संबंधित ये जोड़ दिया जाएगा, ताकि अपने ये लगभग ध्यान रखना, हाइट कितनी इसकी 85 मीटर, कितना ऊंचा, ये 85 मीटर ऊंचा है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपकी जयपुर। क्वेश्चन नंबर थर्ड लास्ट, 57 नंबर क्वेश्चन, की राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले युग युग चलानी का संबंध राज्य के किस जिले से है। युग चलानी का संबंध राज्य के किस जिले से, बताइए भी। तैराकी पद आपके प्रतियोगिता हुई थी, राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता, इसमें किस जिले से संबंधित है, युग चलानी। युग चलानी का संबंध बताइए कहां से है, इनका जो संबंध है बताइए, आपके आंसर आने चाहिए, आपके आंसर क्या होने चाहिए, आने चाहिए। तो इनका संबंध कहां से है, इनका जो संबंध है वो आपके उदयपुर जिले से। कहां से, उधर ही होते हैं अपने झरने वगैरह ज्यादा, तो वहीं से कोई आदमी अच्छे से तैर के आएगा, उदयपुर जिले से इनका संबंध है। ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी, तो ये जो प्रतियोगिता हुई थी वो गुवाहाटी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, गुवाहाटी के अंदर होती है, गुवाहाटी के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें अपने उदयपुर के युग चैलानी कांस्य पदक जीतकर लाते हैं तैराकी के अंदर।
फिर अपने क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब से लगाया गया? सिंगल यूज प्लास्टिक 2022 में लगाया गया था। बताइए 2022 में कब से लगाया गया? 2022 में कब से लगाया गया? तो ये जो अपने प्रतिबंध लगाया जाता है ये लगाया गया अपने 1 जुलाई 2022। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। आपके सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर 1 जुलाई 2022 से अपने प्रतिबंध लगा दिया गया। ये रहा, ये राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लगाया गया। राज्य सरकार ने 100 माइक्रोन तक के प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग में प्रतिबंध लगा दिए। तो अपने नॉर्मल बात है, ध्यान कर लेना, लेकिन वो ध्यान कर लेना कब प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1 जुलाई 2022 को। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? क्लास में लिखवाया था मैंने, ध्यान करना भाई, क्लास में अच्छे से लिखवाया था मैंने ये क्वेश्चन आपको। जहाँ पर आपके संगीतकार लिखवाए थे मैंने, उसमें लिखवाया था संगीत की गायन शैलियां, उसी संगीत की गायन शैलियों में ये ध्यान रखना आपको मिलेगा, अच्छे से लिखवाया हुआ है कि नारी शक्ति पुरस्कार 2021, नारी शक्ति पुरस्कार 2021 जो राष्ट्रपति जी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर दिया था, तो किसको देती है? ये आपके बतुल बेगम। किसको दिया गया था? बतुल बेगम। कहाँ की है? जयपुर की। इसमें नहीं दे रखा थी, इसमें दिया नहीं, तो ध्यान रखना भी अपने बतुल बेगम जयपुर की है, जिनका संबंध किन से है? इनका संबंध गायकी से है। गायकी से इनका क्या है संबंध? गायन शैली से, गायन शैली से इनका क्या है आपके संबंध है बतुल बेगम का। तो इनको अपने नारी शक्ति पुरस्कार 2021 वाला सम्मान दिया गया था। मांड गायकी से संबंधित है, ध्यान रखना किससे संबंधित? आपके मांड गायकी से संबंधित है। और इसके आगे अचीवमेंट आ गया, ये आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना क्वेश्चन नंबर 60 है, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा घोषित मारवाड़ रत्न पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? मारवाड़ रत्न पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? बताइए जल्दी से। कोई भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेगा तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आसानी से क्वेश्चन आपके हल हो सकता है। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट है। अगर आप कभी मेहरानगढ़ गए हो, उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना अखबार के अंदर, तभी आप बता दोगे ये कि किसको मिला है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये मिलता है अपने बहुत बड़े लेखक है कि ना, राजस्थानी के जहूर खां मेहर सर। जहूर खां मेहर सर है, तो बहुत अच्छे लेखक है अपने। इनको क्या मिलता है? अपने अपने जो मारवाड़ रत्न पुरस्कार है, इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिलता है? जहूर खां मेहर सर को मिलता है। ठीक है, और भी अपने पुरस्कार मिले उनकी चर्चा करें अपने। तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट में, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा घोषित मारवाड़ रत्न पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जोधपुर के इतिहासकार जहूर खां मेहर को दिया गया। बहुत बड़े इतिहासकार है अपने ये राजस्थान के वर्तमान में। यह पुरस्कार इन्हें जोधपुर स्थापना दिवस, अब ध्यान करो जोधपुर स्थापना दिवस कब आता है? 12 जुलाई 2022 को प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया था? 12 जुलाई 2022 को। इसके अलावा नागौर के अहिछत्रगढ़ किले में वॉल पेंटिंग के संरक्षक की भूमिका में मारवाड़ रत्न सम्मान से श्री कुमार मेनन, नाम में ध्यान कर लेना, श्री कुमार मेनन को नवाजा गया। मारवाड़ रत्न सम्मान से किसको नवाजा गया? श्री कुमार मेनन को। और इसके अलावा मारवाड़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा अन्य पुरस्कार वितरित किए गए। अन्य पुरस्कार कौन कौन से हैं? ये भी अपने, ये तो इधर तो क्या दे रखे आपके पुरस्कार, इधर किस व्यक्ति को सम्मानित व्यक्ति है, तो स्क्रीनशॉट यहाँ से तो ले लो, यहाँ से तो आप क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो भी। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि पद्मश्री कोमल कोठारी पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर महेंद्र बानावत को। कोमल कोठारी पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर महेंद्र बानावत को। इसके अलावा अपने
राजदादिशा बदन कंवर बटियाणी पुरस्कार किसको दिया गया था? रूमा देवी को। मोहनोत नैणसी पुरस्कार किसको दिया गया था? नंद किशोर सारस्वत को। और अपने पद्मश्री सीताराम लालस जिन्होंने राजस्थानी शब्दकोश लिखा है, ये पुरस्कार किसको दिया गया था? डॉक्टर सद्दीक मोहम्मद को। और नारायण सिंह भाटी जो अपने बड़े लेखक है राजस्थानी के, ये नारायण सिंह भाटी पुरस्कार किसको दिया गया था? भंवर सिंह शागोर को। तो ये अपने जो कुछ पुरस्कार दिए गए आपको ध्यान में रखने चाहिए, किस किस को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो ये अपने आज के क्या हो गए, टोटल 60 क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने कल फिर मिलेंगे इसी के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तो अब अपने आ गया ना, पूरा हो गया क्वेश्चन, ये लो ये अपने पूरे क्वेश्चन हो गए। आज अपने कितने नंबर मॉडल टेस्ट हो गया? आज जो अपने 3 नंबर मॉडल टेस्ट अपना पूरा हो गया। जो आप रीट की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सब के लिए क्या है महत्वपूर्ण, जिसमें राजस्थान का क्या दे रखा हो? सामान्य ज्ञान। राजस्थान की कोई भी भर्ती हो आपके लिए, राजस्थान का अपने क्या पढ़ रहे हैं? सामान्य ज्ञान का क्या लगा रहे हैं? सामान्य ज्ञान की क्या लगा रहे हैं अपने टेस्ट सीरीज, सबके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण ये जो टेस्ट सीरीज रहने वाली है। अभी अपने कितने मॉडल पेपर हो गए? आज 3 हो गए। कितने करेंगे अपने? 10 मॉडल पेपर यहाँ पर करेंगे। प्रत्येक में कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन, यानी 300 क्वेश्चन तो ये हो गए। और प्रत्येक ऑप्शन के आपके एक एक क्वेश्चन बनेगा, यानी 3 चौके 12, आपके 1200 1300 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। राजस्थान के ऑल ओवर सामान्य ज्ञान से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी, सब कुछ इसमें आपके सम्मिलित हो जाएगा। तो चलिए भी आज आपसे लेते हैं विदा। और अभी अपने 3 हो गया, कल इसी टाइम 6 बजे फिर अपने मॉडल पेपर नंबर 4 लगेगा और अपने क्लास ये चलती रहेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए क्लास आपको कैसी लगी। और इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो चलिए कल मिलते हैं फिर 6 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत। ओके सर।